सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स कंप्लीट फार्मूला के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनका फार्मूला डिस्कस करा था। और मेरे मित्र, उस टॉपिक में से जो आपका बचा टॉपिक था वो था हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन से आपका जो कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। और अगर आप इस पूरे ही तीनों लेक्चर को ढंग से देखे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की क्लासेस शुरू होगी उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत होगी। साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं और कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला में मोशन एंड टाइम से लेकर के साउंड तक के जो भी पोर्शन थे उसको हम लोगों ने पीछे के दो वीडियो सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग तीन महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। और वो तीन महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है? तो पहला होगा आपका हीट, दूसरा है आपका लाइट और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आज के इस सेशन में हम लोग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी फॉर्मूला है जिससे भी आपके एग्जाम में सवाल बन पड़ते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। हम लोग का पहला टॉपिक है हीट यानी कि उष्मा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम उष्मा की बात करेंगे तो इसके साथ एक और शब्द क्या होगा सर आएगा, वो क्या है? ताप। और जब भी आप लोग उष्मा की बात करते हो तो हीट एंड टेम्परेचर दोनों साथ में बोलते हो। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि हीट हमारा जो है वो अकेले शब्द नहीं होगा, ये जब भी आएगा तो इसके साथ एक और शब्द आएगा ताप, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे गुरुजी भला इससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और आपको फंसाया जा सकता है। पहला चीज तो आप सभी का ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों क्या है? सेम नहीं है। उष्मा क्या है आप सभी याद रखेंगे, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। लेकिन ताप क्या है? तो सर किसी भी वस्तु के जो सर हॉटनेस या फिर आप कह सकते हो कोल्डनेस होती है उसकी माप को कौन बताता है? ताप बताता है। तो ये दो चीज आपका क्लियर होना चाहिए हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। पहला चीज तो ये कि हीट एंड टेम्परेचर दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। अगर आप पूरा डीपली पढ़ेंगे तो आप ये भी कहेंगे कि गुरुजी कार्य को भी उष्मा में बदला जा सकता है। अब ताप जो है वो किसी भी वस्तु के हॉटनेस और कोल्डनेस की माप है, या हम लोग सिंपल कहते हैं कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ताप के द्वारा बताया जाएगा। हम लोग ताप को ही मेजर करके ना बताते हैं जैसा सर ये बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई, आपके एग्जाम में कभी कभार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि उष्मा परिवर्तन का मतलब क्या समझते हो? अब उष्मा परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि मेरे मित्र, आप सपोज करो कि अभी हम लोग क्या रह रहे हैं, तो आप कहेंगे सर नॉर्मल जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा जहां हम लोग रह रहे हैं वो सर 30+ होगा, या अप्रॉक्स कह सकते हैं सर रात के समय में 27 हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आप कहेंगे बढ़ जाता है। तो मेरे मित्र, अभी जो ठंडा आने वाला है उसमें आपका टेम्परेचर 15-18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, बहुत जगहों पे 60 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, और गर्मी के दिनों में 44 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे ठंडा में कुछ और है, गर्मी में कुछ और है। और मेरे मित्र, ये टेम्परेचर क्या हो रही है सर? ठंड से गर्मी में बढ़ जा रही है। तो आप सभी कहेंगे सर ताप परिवर्तित हो रही है। तो ताप परिवर्तन का सीधा सा मतलब होता है कि सर जो हमारा मतलब फाइनल टेम्परेचर है और जो पहले वाला टेम्परेचर है उस दोनों में अंतर कितना का है। तो सिंपली उष्मा परिवर्तन को आप सभी याद रखिएगा कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर इसको डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उष्मा परिवर्तन बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी ये याद रखिएगा कि फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे टी फाइनल मतलब जो अंतिम ताप है माइनस क्या होगा सर? टी इनिशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर उष्मा परिवर्तन या ताप में परिवर्तन कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान देंगे कि कभी कभार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि त्याग या ग्रहण की गई उष्मा की मात्रा कितनी होगी, लॉस और गेन की गई हीट की जो मात्रा है वो कितनी होगी। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि त्याग या ग्रहण की गई उष्मा की मात्रा को जब भी हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो किससे करते हैं? क्यू
से करते हैं, किससे करते हैं, Q से करते हैं। और Q इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, mc डेल टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू फॉर्मूला mc डेल टी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हमारा m है, जो हमारा m है वो क्या है, आप सभी याद रखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान है। m क्या है, आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान। जो C है वो क्या है, आप सभी याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा वस्तु है उसका स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ताप। और मेरे मित्र जो डेल टी है ये क्या है, आप कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा यहां सुधार लीजिएगा, यहां उष्मा परिवर्तन न लिख के यहां ताप परिवर्तन ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ताप परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, और त्याग या ग्रहण की गई उष्मा को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे Q इक्वल टू mc डेल टी होता है, जहां m क्या है, आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान, C आप कहिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, और डेल टी क्या है, आप कहेंगे ताप में परिवर्तन, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंजिंग हो रहा है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब आप Q इक्वल टू mc डेल टी कह रहे हो तो यहां से आप दो और फॉर्मूला इजाद कर सकते हो, यहां से दो और फॉर्मूला इजाद कर सकते हो। क्या है सर वो फॉर्मूला, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि Q इक्वल टू mc डेल टी है तो क्या हम यहां से C इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लें, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू फॉर्मूला निकाल लें। आप कहेंगे बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा गुरुजी, ये Q बटा क्या हो जाएगा, तो C तो हम निकाल रहे हैं, आप कहेंगे m डेल टी हो जाएगा। Q बटा क्या हो जाएगा, m डेल टी हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा मेरे मित्र आप यहां से ताप में परिवर्तन के लिए भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, और वो क्या हो जाएगा, Q बटा, आप सभी कहेंगे Q बटा गुरुजी ये हमारा mc हो जाएगा, Q बटा mc हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम त्याग या ग्रहण की गई उष्मा की बात करेंगे Q इक्वल टू mc डेल टी कहेंगे, जहां m क्या है वस्तु का द्रव्यमान, C क्या है स्पेसिफिक हीट, डेल टी क्या है आप कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर है। अब अगर हम इस फॉर्मूला के सहारे किसकी बात करेंगे, सर स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे त्याग या ग्रहण की गई उष्मा बटा वस्तु का द्रव्यमान और ताप में परिवर्तन, तो आप कहेंगे त्याग या ग्रहण की गई उष्मा बटा आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान और स्पेसिफिक हीट। तो मेरे मित्र ये दोनों ही फॉर्मूला आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में बॉडी की उष्माधारिता पूछ लिया जाता है कि कोई भी बॉडी है उसका द्रव्यमान इतना है और स्पेसिफिक हीट इतना हो तो उसकी धारिता क्या होगी। तो मेरे मित्र आपको बड़े ही सरल शब्दों में याद रखना है, क्या कि हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो किसके बराबर होती है, mc के बराबर होती है, जहां m क्या है आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान है, जहां m क्या है आप सभी कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान है, और मेरे भाई c क्या है आप सभी कहेंगे गुरुजी स्पेसिफिक हीट है। क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो त्याग या ग्रहण की गई उष्मा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुप्त उष्मा के गुणनफल के बराबर भी होती है। आप कहेंगे कैसे होती है, तो आप सभी याद रखना एक स्पेशल हिंट के सहारे क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि त्याग या ग्रहण की गई उष्मा या उष्मा की जो मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, Q इक्वल टू ml के बराबर होती है, जहां L क्या है आप सभी याद रखेंगे, L जो है वो गुप्त उष्मा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और चला जी यहां पे आप लेटेंट हीट के लिए भी अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, L इक्वल टू गुरुजी Q बटा M हो जाएगा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा M हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू ml कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान और जो गुप्त उष्मा का गुणनफल होता है वो त्याग या ग्रहण की गई उष्मा की मात्रा के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी L इक्वल टू हमारा Q बटा M हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी यहाँ पे जो J इक्वल टू W बटा Q लिख दिए हैं, क्या इसका भी वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कहते हैं कि गुरुजी उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है और कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी रमफोर्ड, डेवी जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, बर्फ की सिल्ली को पिघला करके। तो वहां पे जब वैज्ञानिकों ने इस चीज को प्रूफ करना स्टार्ट करा कि उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है और कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है, तो वहां पे ये निष्कर्ष निकला कि सर जब भी
कार्य को उष्मा में बदला जाए या उष्मा को कार्य में बदला जाए, तो जो हमारा किया गया कार्य होता है और जो उत्पन्न उष्मा होता है वो हमेशा नियत होता है, और इस नियत को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग सर, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जे क्या है, ये जे क्या है, आप सभी कहेंगे उष्मा का, आप सभी कहेंगे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। क्या है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगर किसी छात्रों को लिखना हो तो आप सभी लिख सकते हैं क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो उष्मा की बात हो गई, और अमूमन मेरे भाई आप जब भी क्वेश्चन देखते होंगे तो ये सभी फॉर्मूला आपको मिलता होगा, तो क्या ये जो टेम्परेचर आपने बोला इसका कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल संबंध है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर सीधा सीधा क्या है, तो सर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है इसके बारे में बता रहा है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कई स्केल हैं, और अमूमन आपके एग्जाम में 5 स्केल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पहला आपका कौन सा हो जाता है, रूमर स्केल हो जाता है, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, रैंकिन स्केल, केल्विन स्केल। लेकिन आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, भरपूर सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत बेसिक लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे। और मेरे मित्र जो दूसरा आपको सवाल देखने को मिलते हैं वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हमसे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आप सबों को मालूम है, क्या कि C/5 इक्वल टू F-32/9 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, C/5 इक्वल टू F-32/9 का इस्तेमाल करेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है या डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में बदलना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो बहुत सारे मित्र हम भूल जाते हैं, और अब तो ट्रेंड भी हो गया है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 273 जोड़ा जाएगा कि 273 माइनस किया जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेगा तो आपको मालूम है बेसिक लेवल पे 273 ऐड होगा, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लाना है तो 273 माइनस करेंगे। तो बस मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप सभी ध्यान में रख लेना कि अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त करना है तो जो सर डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू है उसमें 273 ऐड करेंगे, और दिए गए टेम्परेचर को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो मेरे मित्र जो हमारा केल्विन में टेम्परेचर है उसमें से 273 हम माइनस करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी मेरे मित्र ये जो आप संबंध देख रहे हैं ये मैंने आपके कंसेप्ट के लिए बताया है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ताप मापने के जो 5 स्केल हैं, रूमर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रैंकिन, केल्विन, इन सभी में संबंध क्या होता है, तो सर इन सभी में संबंध होता है R/80 इक्वल टू C/100 इक्वल टू F-32/180 और इक्वल्स टू R-460/212 और K-273/100। बस ये रिलेशन आपके नजर में होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है वो किसके बीच है, कि सर आप यहां पे लिख लेंगे ताप मापने के सभी स्केल के बीच संबंध, ताप मापने के सभी स्केल के बीच संबंध को बताता है, ताप मापने के सभी स्केल के बीच संबंध को बताता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि यहां पे ये जो आपका R/80 और C/100 और F-32/180 दिख रहा है या K-273/100 दिख रहा है, तो यहां पे जो रूमर स्केल है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R/80, और जो रैंकिन स्केल है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R-460/212। अब यहां पे रूमर स्केल को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, जो आपका डिग्री सेल्सियस है उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, और मेरे मित्र डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग कहते हैं 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि सर जो हमारा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है वो समान होता है, तो आप सबों को याद रखना होगा कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट समान होता है -40 डिग्री, मतलब -40 डिग्री जो आपका टेम्परेचर है इस पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का रीडिंग क्या होगा, आप याद रखेंगे सेम होगा। और अगर
परम शून्य ताप की बात की जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात की जाए, तो आप सभी याद रखिएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं सर, जीरो केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो केल्विन। अच्छा, इसका क्या मामला है? इसका मामला यह है चला कि फिजिक्स में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का निम्नतम टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता है। और मेरे मित्र, जब इस -273.15 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोग +273 करेंगे और ऐड होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे जीरो केल्विन। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि परम शून्य ताप जीरो केल्विन के बराबर होता है। और फिजिक्स में ये चीज तय है सर, निम्न ताप की सीमा तय है कि इससे कम ताप संभव नहीं है, अधिकतम ताप की कोई सीमा तय नहीं है। और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सर कहां पे रीडिंग सेम देगा, आप कहेंगे सर -40 डिग्री पे रीडिंग सेम देगा। साथ ही मेरे मित्र, टेम्परेचर मापने के कितने स्केल हैं, आप कहेंगे रूमर, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन और केल्विन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है मेरे मित्र लाइट, यानी कि प्रकाश। इससे संबंधित कई सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अब तो ट्रेंड बदल गया है, फॉर्मूला का ऑपरेशन किया जाता है और हमारे छात्र परेशान हो जाते हैं, जबकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, एक बार देखेंगे बार बार आपको वही करना है। ध्यान दीजिए कि लाइट में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे मेरे मित्र, दो पोर्शन से सवाल देखने को मिलेगा। एक तो आपका मिरर से संबंधित होगा और दूसरा आपका लेंस से संबंधित होगा। तो परेशान नहीं होना है, हम लोग एक एक करके दोनों को देख लेंगे। याद रखिएगा चला, याद रखिएगा कि अगर हम बात करें किसकी, पहले बात करें मिरर की, बात करें किसकी, मिरर की यानी कि दर्पण की, तो बेसिकली आप सभी समझ जाएंगे कि हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा गोलीय दर्पण है उसकी बात कर रहे हैं। और गोलीय दर्पण में फोकल लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। और ये क्या होती है, आप कहेंगे गुरुजी F = R/2 होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये भी तो कहते हो कि गुरुजी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि गोलीय दर्पण में फोकल दूरी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी होती है। यहां पे आर क्या है चला, आर आप सभी ध्यान में रखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या ध्यान में रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। अब सॉरी 2 गुनी होती है। अब मिरर फार्मूला आप सभी ध्यान में रखेंगे। दर्पण के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे गुरुजी, ये 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि मिरर फार्मूला में अगर हम लोग आएंगे तो यहां पे 1/v + 1/u कह रहे हैं, लेकिन अगर लेंस कह देता तो हम यहां पे 1/v प्लस की जगह क्या करते, माइनस कर देते, प्लस की जगह क्या करते, माइनस कर देते। अब मेरे मित्र ट्रेंड क्या रह गया है कि पहले तो सीधे सीधे मिरर फार्मूला से संबंधित सवाल देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब इसी फार्मूला को क्या कर दिया जाता है, सॉल्व करके आपके सामने रख दिया जाता है। और हमारे छात्र परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ये कैसे हो गया, जबकि बहुत ही सिंपल है। जब आप 1/f = 1/v + 1/u लिख रहे हो मेरे मित्र, तो क्या हम इसी चीज को 1/f = 1/f = ये जो आपका VU है, इसका हम एलसीएम लेकर के यहां पे लिख दें, VU गुना कर दें। आप कहेंगे एलसीएम तो आएगा नहीं, गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये भी इसको कैंसिल करेगा, ऊपर हमारा U होगा, और ये U जो है इसको कैंसिल करेगा और ऊपर हमारा क्या होगा, V होगा। अब मेरे भाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें F × U + V = VU, तो हम यहां से सीधे सीधे F = VU बटा U + V ना कह दें, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। तो याद रखिएगा कि अभी जो ट्रेंड चला है उसमें आपसे यह सवाल कर दिया जाता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध होता है। आप कहेंगे VU / U + V। क्या होता है, VU / U + V। और कैसे आया, तो बिल्कुल ही आसान तरीका से आया। हमने क्या किया सर, जो मिरर फॉर्मूला था उसी को थोड़ा सा इलॉबरेट कर लिया, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब अगला जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सर मिरर फॉर्मूला से संबंधित, वो क्या है, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन का। अब ध्यान दीजिएगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, आवर्धन।
और ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब ध्यान देंगे कि आवर्धन मैग्नीफाइड का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा करके दिखाना, लेकिन हर एक केस में बड़ा प्रतिबिंब बने ये भी संभव नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका वस्तु के साथ ऊंचाई क्या है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन की बात करते हैं तो सीधा सीधा m इक्वल टू माइनस भी बटा यू कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये भी यू आप सभी समझ रहे होंगे कि भी क्या है हमारा, आप कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, वस्तु दूरी। याद रखिएगा ये चीज, ऐसे मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको सर कोई दिक्कत ना हो। भी क्या होगा, आप कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, भी क्या होगा प्रतिबिंब दूरी, और u क्या होगा आप कहेंगे वस्तु दूरी। क्या होगा, वस्तु दूरी। तो m इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, मिरर के लिए, तो कहेंगे माइनस भी बटा यू। ये माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है मेरे मित्र। साथ ही आप ध्यान में रखना कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर भी होता है। और याद रखिएगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार सारी चीजें यहां पे पुट होगी। अब हाइट ऑफ इमेज अगर सीधा बन रहा है तो आप कहेंगे पॉजिटिव, और सर उल्टा बन रहा है तो निगेटिव। ये ध्यान में रखना होगा, ये सभी फॉर्मूला के साथ चिन्ह परिपाटी लागू होगा सर। और चिन्ह परिपाटी मैंने आपको कई बार बताया है, इसलिए चिन्ह परिपाटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि m इक्वल टू माइनस भी बटा यू, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी तो होता ही होता है। साथ ही सर m जो है वो हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात भी होता है। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर, आवर्धन के लिए ही फॉर्मूला है। और मेरे मित्र चूंकि m इक्वल टू आप देख रहे हैं कि माइनस भी बटा यू है और m इक्वल टू एच आई बटा एच ओ है, तो आप ये कह सकते हैं माइनस भी बटा यू इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, माइनस भी बटा यू इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, ये भी कह इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, ये भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे मित्र दोनों फॉर्मूला तो सेम है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आप ये कह सकते हो, चला हड़बड़ाना नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं m इक्वल टू माइनस भी बटा यू इक्वल टू एच आई बटा एच ओ, एच आई बटा एच ओ, ये कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे मित्र आपको इससे संबंधित सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखिएगा कि आवर्धन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला भी होता है सर, m इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस भी बटा एफ, 1 माइनस भी बटा एफ। जब आपके क्वेश्चन में प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दिए हुआ रहे तो आप सर आवर्धन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, m इक्वल टू 1 माइनस भी बटा एफ। तो मेरे मित्र गोलीय दर्पण से संबंधित या आप कह सकते हो स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए ये पूरा फॉर्मूला इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब ध्यान देंगे कि आपके एग्जाम में लेंस से संबंधित भी फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। और पहला फॉर्मूला तो यहीं पे स्नेल का नियम बन जाता है। और स्नेल का नियम क्या है, तो मेरे मित्र सिंपल सा कहावत है कि साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, नियत होता है, या आप कह सकते हो नियतांक होता है। साइन आई बटा साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम है, आप कहेंगे साइन आई बटा साइन आर, एक्चुअली ये है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये अगर हमारा कोई सर दो माध्यम को बांटने वाला सरफेस है तो ये आप कहेंगे गुरुजी यहां पे हमारा ये अभिलंब हो जाएगा। अब ये पहला माध्यम और ये हमारा दूसरा माध्यम, तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियत होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियत होता है और उसी नियत को हम लोग साइन आई बटा साइन आर कहते हैं। एक्चुअली में ये क्या होता है, तो सर एक्चुअली में ये n21 है, माध्यम 2 का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी साइन आई बटा साइन आर होता है। और रियल मीनिंग सर जो आपका स्नेल का नियम का है वो यही होता है। तो जब भी स्नेल के नियम की चर्चा की जाएगी आप कहेंगे साइन आई बटा साइन आर होगा। अब ध्यान देना कि आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। अब ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि निरपेक्ष है, निर और निर्वात।
निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करते हैं तो उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, सीवी बटा सीएम होता है, सीवी बटा सीएम होता है। अब ये सीवी क्या है आप ध्यान में रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल। सीवी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और मेरे भाई जो आपका सीएम है वो क्या है, आप चीफ मिनिस्टर मत समझ आना, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। और कई सारे छात्रों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी सापेक्षिक अपवर्तनांक आप जो नियम बताए वो लागू नहीं होता है। चला हम जो नियम बताया उसके पीछे जो क्वेश्चन था उसको तो ध्यान नहीं दिया। जब भी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहे और एक के सापेक्ष दूसरे का पूछा जाए तो जिसका सापेक्ष पूछ रहा है सर उसमें उसके चाल को सर दूसरा जिसका पूछ रहा है उससे भाग दे दो। लेकिन कई सारे छात्र कहते हैं गुरुजी फेल हो जाता है। फेल कहां होता है मेरे मित्र, आप सभी ध्यान नहीं देते हैं। फेल यहां पे होता है जब भी सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करी जाएगी। चला आपके क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना होगा, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला तो ये कि आपके क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक 1.33 है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 2.33 है, और तब पूछा जाएगा कि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी सापेक्षिक अपवर्तनांक पूछा जाएगा तो दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो हमारे क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया रहेगा और दूसरा सर चाल दिया हुआ रहेगा। तो जब अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि N21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 बटा N1 हो जाएगा। N21 मतलब क्या हुआ, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक जितना है उसको माध्यम 1 के अपवर्तनांक से डिवाइड कर देंगे तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकल गया। तो जब अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ रहे और फिर हमसे सापेक्षिक अपवर्तनांक पूछा जाए कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो आप सभी को याद रखना है कि सर जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसमें जो प्रकाश की चाल होगी सर उसको किससे डिवाइड करेंगे, जिसका पूछा जाएगा उससे। यहां पे कह रहा है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो N12 लिखे। अब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष पूछा गया तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा, किसके सापेक्ष सर 1 के सापेक्ष पूछा है तो 1 में प्रकाश की चाल बटा 2 में प्रकाश की चाल। तो जब अपवर्तनांक दिया रहे तो N2 बटा N1 हो जाएगा। जब सर दो माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ रहे तो जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसके प्रकाश की चाल को ऊपर रखेंगे, जिसका पूछा जा रहा है उसको नीचे रखेंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के अलावे कभी कभार सर क्रांतिक कोण से संबंधित भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको बस एक लाइन ये याद रखना है कि क्रांतिक कोण जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्रांतिक कोण को हम लोग साइन सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये 1 बटा म्यू हो जाएगा, जो कि क्या है आप कहिएगा सर अपवर्तनांक है। अब मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो साइन सी म्यू इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं 1 बटा साइन सी भी कह सकते हैं। तो चलो जी ये वाला चीज भी ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही रिलेशन आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला सेम है मेरे मित्र, क्या करेंगे तो आप सभी याद रखना कि 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, चला इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भी यू का एलसीएम लेंगे आप कहिएगा भी यू ही होगा और भी को काटेंगे तो यू, अब माइनस फिर आपका यू कटेगा तो भी यू माइनस भी बटा भी यू, अब भी यू बटा यू माइनस भी हो जाएगा। तो आपको यहां पे परेशान नहीं होना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 बटा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। ठीक, अब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो आप सभी यहां पे ध्यान रखेंगे कि लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ भी बटा यू लिखेंगे, यहां पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे। और हमारे कई छात्र फंसे थे कि गुरुजी मैग्निफिकेशन में तो माइनस भी बटा यू होता है, मिरर के लिए होता है, लेंस में पूछेगा बिना साइन के भी बटा यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे तो चला लेंस उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनती है उसकी जो आपकी
बस वास्तविक प्रतिबिंब की आप दूरी लेते हो, क्या लेते हो? तो आप कहते हो गुरुजी धनात्मक लेते हैं। बस यही केस है यहाँ पे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि m इक्वल टू v बटा u सर लेंस के लिए आवर्धन है, m इक्वल टू माइनस v बटा u मिरर के लिए है। ये डिफरेंसेस याद रखना होगा। अच्छा, साथ ही आप यहां पे भी कह सकते हो कि गुरुजी m इक्वल टू hi बटा ho हो जाएगा। यहां पे भी आप कह सकते हो, नो डाउट। और मेरे मित्र आप ये कह सकते हो v बटा u इक्वल टू hi बटा ho। अब नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस सर P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेंस की पावर होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और P इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, 1 बटा f कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र मिरर से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसमें या तो सर f इक्वल टू r बटा 2 रहेगा, या फिर मिरर फॉर्मूला रहेगा, या आवर्धन का ये फॉर्मूला रहेगा। लेंस से जो रहेगा वो स्नेल का नियम और निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, साथ में आपका क्रांतिक कोण, और मेरे मित्र लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पावर। ये अगर इतना याद है तो हमें नहीं लगता है कि आपको जो लाइट का न्यूमेरिकल होगा वो परेशान करेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। बहुत सारे छात्र इससे परिचित होंगे, बस एक बार हमें रिकॉल करना है। पहला जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी यहां आवेश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। और इसके लिए फॉर्मूला होता है आई, यानी कि धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आप सभी कहते हैं आवेश कहलाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इससे हम फिर कह देते हैं आई इक्वल टू गुरुजी क्यू बाई टी हो जाता है, लेकिन वहां तक अभी नहीं जाना है। सिर्फ आवेश आप कहेंगे गुरुजी क्यू इक्वल टू आई टी। अब ध्यान देंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर पूछेगा तो आप सभी याद रखना आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो छोटा वाला आर है ये किसको बता रहा है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बता रहा है। किसको बता रहा है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बता रहा है, आंतरिक प्रतिरोध को बता रहा है। और जो ई है वो किसको बता रहा है? ईएमएफ को बता रहा है, ईएमएफ को बता रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। V जो है वो विभव को बता रहा है, और जो I है वो किसको बता रहा है? धारा को बता रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र आवेश इक्वल टू आई टी, आवेश का क्षेत्रफल, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल, और मेरे मित्र ये आंतरिक प्रतिरोध के अलावे जो आपके एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जाते हैं वो स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहां से निकालते हैं? कूलम्स के नियम के अनुसार निकालते हैं। और कूलम्स ने क्या बताया था कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ रहे तो उस दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल होगा वो उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स हम लोग क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी F जो है वो अगर दो चार्ज, मान लो कि एक Q1 यहां है और एक Q2 आपका यहां है, और ये दोनों रखा हुआ है, तो इसके बीच जो लगने वाला सर बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2। और सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उसके बीच की दूरी के वर्ग का। और मेरे भाई आप सभी कहते हो कि सर जी यह प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहां K लिखते हैं, और Q1 इंटू Q2 बटा हम लोग R स्क्वायर लिखते हैं। और एक्चुअली में ये जो K होता है ये क्या होता है? आप कहेंगे नियतांक होता है। और इस K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। ऐसे आप सभी यहां पे ये भी कह सकते हो कि गुरुजी F इक्वल टू जो हो जाएगा, F इक्वल टू जो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू Q1 बटा Q2 बटा आर स्क्वायर। तो उतना लंबा नहीं कहना है, मैंने यहाँ पे K का वैल्यू अलग कर दिया है, तो आप सभी भी अलग कर सकते हैं। तो जहां भी सवाल पूछा जाए कि स्थिर वैद्युत बल के लिए फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। जहां पे K क्या है? आप कहेंगे कूलम्स नियतांक, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो इसमें कोई लाग लपेटा है ही नहीं। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि अब विभव की बात अगर आती है तो आप सभी याद रखिएगा कि इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और W बटा Q यानी कि वर्क बटा आवेश, W बटा Q वर्क बाई चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं सर। और हम लोग कहते हैं प्रति एकांक आवेश को सर अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा विद्युत विभव होता है। तो V इक्वल टू वर्क बाई चार्ज कह दो या W बाई Q कह दो,
दोनों चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि आप सभी कह रहे हो गुरुजी V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू यहां पे वर्क है और क्यू आपका चार्ज है, तो याद रखिएगा कि इस फॉर्मूला से कि W इक्वल टू क्या होगा, भी क्यू हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी क्यू हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात किसकी की जा रही है, सर धारा की, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से। तो पहला फॉर्मूला तो याद रख लेगा कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा T हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे Q बटा T। अब ध्यान देंगे कि जैसे ही हम ओम के नियम पे आएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो मेरे मित्र अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि सर V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। और आप सभी क्या कहिएगा यहां से कि सर R इक्वल टू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, V बटा आई, R इक्वल टू V बटा आई, और I इक्वल टू आपका क्या होगा, V बटा R। तो मेरे मित्र I इक्वल टू क्यू बाई टी, और ओम के नियम से आप I इक्वल टू क्या कह सकते हैं, V बटा R भी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि V किसको कह रहे हैं, विभव को कह रहे हैं। और ये जो R आया है चिल्ला, ये R क्या है, तो आप सभी को याद रखना होगा, आप सभी को याद रखना होगा कि जो R है, जो R है हमारा, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये क्या होता है सर, ओम के नियम का नियतांक होता है। कहां से आ रहा है सर, V समानुपाती I होता है नियत ताप पर, तो V इक्वल टू हम लोग IR लिखते हैं। तो ये R क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर, ओम्स लॉ कांस्टेंट, ओम्स लॉ कांस्टेंट है, ओम्स लॉ कांस्टेंट। तो आपका R ओम्स लॉ कांस्टेंट है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में अगर वोल्टेज और धारा दिया हुआ है तो आप कहेंगे अनुपात निकाल देंगे गुरुजी, काम तमाम हो गया। लेकिन ऐसे याद रखिएगा कि R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रो L बटा A, जहां पे रो क्या है आप सभी याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। L आप सभी याद रखेंगे तार की लंबाई, L तार की लंबाई। A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि प्रतिरोध को दो तरीके से संयोजित किया जाता है, एक आपका सीरीज में और दूसरा आपका पैरेलल में। अगर सीरीज में मान लीजिए प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ा हुआ है, R1 R2, इस तरह से कई सारे प्रतिरोध हैं, तो समतुल प्रतिरोध RS इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होगा। और अगर क्या हो सर, कुछ प्रतिरोध पैरेलल जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ हो, पैरेलल जुड़ा हुआ हो इस तरीके से, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इस केस में जो हमारा R1 और R2 है उसके लिए सिंपल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा RP इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अच्छा, ये आपका जितना प्रतिरोध रहेगा उतना के लिए हो सकता है, लेकिन अगर केवल दो प्रतिरोध हो तो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 प्लस आप क्या कहेंगे कि गुरुजी R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे केवल दो प्रतिरोध है, चला इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, R1 इंटू R2। आप कहेंगे बिल्कुल, तो अगर आप काटिएगा तो R2 प्लस R1, ये क्या होगा सर, R2 प्लस R1 अब बटा R1 इंटू R2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये ऊपर ना चल जाएगा, तो एक जोड़ लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ दो प्रतिरोध के लिए। अगर दो से ज्यादा होगा तो 1 बटा RP इक्वल टू 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, सोन ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। और यहां पे भी RS इक्वल टू R1 R2 R3, जितना आपको मन हो जोड़ना जोड़ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी एक और कंसेप्ट याद रखिएगा कि इससे धारा समान बहेगा, सबका विभवांतर सेम होगा। श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है सबसे सेम धारा बहेगा, सबका विभव समान, विभव अलग अलग होगा। जबकि इसमें धारा अलग अलग होगा जबकि विभव क्या होगा, समान होगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रतिरोध से आपको एग्जाम में इतना सवाल तो सर देखने को मिल ही जाते हैं बेसिक लेवल पे। अब एक यहां पे R इक्वल टू रो L बटा A है विशिष्ट प्रतिरोध, तो कभी कभार विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला भी आपको चौंका देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है चिल्ला, आपको परेशान नहीं होना है। यहां पे बस ये याद रख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं चला कि R इक्वल टू रो L बटा A है,
तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी रो एल इक्वल टू हो जाएगा आर ए, रो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए, और हम ये कहेंगे कि रो इक्वल टू क्या होगा आर ए बटा एल, क्या होगा आर ए बटा एल। तो ये एक आप स्पेशल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, किसके लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अब मेरे मित्र नेक्स्ट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत चालकता से संबंधित भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो विद्युत चालकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और ये क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि ये 1/r होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और याद रखिएगा कि इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, और इसी को हम लोग महो भी बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, सीमेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं सीमेंस लिखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि सर जो विद्युत चालकता होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, विशिष्ट चालकता, यहां पे है विद्युत चालकता, और विशिष्ट चालकता अगर हम लोग करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है सर, विशिष्ट चालकता कहलाता है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि इसका जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, क्या होता है सर 1/ओम मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये 1/ओम है, तो ये इनवर्स में तो चला ही जाएगा। तो आप क्या कहिएगा सर जी 1/ओम सीमेंस हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, इसका यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट मेरे मित्र, विद्युत ऊष्मा बोल दिया जाए या फिर आपसे विद्युत ऊर्जा पूछ दिया जाए, हर जगह याद रखिएगा कि फॉर्मूला तापमान नियम से ही आएगा। वो किसके बराबर होगा, I² के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, I² के बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये कहां से आता है, तो आप सभी कहेंगे जूल के ऊष्मीय प्रभाव से आता है। कहां से आता है, जूल के ऊष्मीय प्रभाव से आता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। H = I²RT। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी विद्युत परिपथ से, अगर किसी भी विद्युत परिपथ से सर आई धारा बह रही है कुछ समय के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। और मेरे मित्र जो धारा बहेगी उसके चलते जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे I²RT कि क्या होगा सर I²RT। अब इसी के सेंस में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है विद्युत शक्ति से रिलेटेड, और हमारे छात्र परेशान हो जाते हैं, जबकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई आप सभी ध्यान देना यहां पे कि ये जूल के ऊष्मीय प्रभाव से आ रहा है, तो ये तो हमारा विद्युत ऊर्जा है। तो हम लोग विद्युत शक्ति या कोई भी शक्ति की बात करेंगे तो क्या कहिएगा, ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति इक्वल टू आप सीधे सीधे लिख सकते हो, विद्युत शक्ति इक्वल टू सीधे सीधे लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बटा समय, विद्युत ऊर्जा बटा समय। अब आपको मालूम है कि शक्ति है तो इसको हम P से ही रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत ऊर्जा जो है वो क्या होगा I²RT हो जाएगा, अब बटा समय T है, तो ये और ये कट गया। भाई मेरे याद रखना कि P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है I²R। P इक्वल टू एक फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है I²R हो जाता है, I²R। अब आपको मालूम है ओम के नियम से कि R = V/I होता है और I = V/R होता है। तो भाई मेरे आप सभी ये ध्यान दो, आप सभी ये ध्यान दो कि चूंकि P = I²R और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो I होता है वो V/R के बराबर होता है। तो अगर हम P = I के जगह V/R रख दे तो आप कहिएगा V/R का स्क्वायर गुना सर R हो जाएगा। और फिर आप क्या कहिएगा कि गुरुजी P = V²/R² इंटू R। ये R इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे मित्र एक फॉर्मूला आपका P = क्या आ गया V²/R आ गया। क्या आ गया, P = V²/R आ गया। अब मेरे मित्र ध्यान देना यहां पे कि I = आपने V/R कहा, तो आप ये भी तो कहते हो कि सर R = V/I होता है, R = V/I होता है। तो अगर हम यहाँ पे R का वैल्यू रख दें तो आप क्या कहिएगा कि P = गुरुजी I² तो रहेगा ही, R का वैल्यू क्या होगा, आप कहिएगा V/I। तो मेरे मित्र ये स्क्वायर इस I को कैंसिल कर देगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये क्या हो गया P = VI। तो ये तीन फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला
P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दूसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, तीसरा P इक्वल टू वी आई। ये तीनों फॉर्मूला आपको कंठागर रहना चाहिए, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम आई और आपका आर का जो फॉर्मूला है वो हमने कहां रखा सर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर में रखा, तो हमें इस तरह से डेरिवेशन मिला है। हम यहां पे भी आई और आर का वैल्यू रख देंगे तो जो विद्युत ऊर्जा का मान है उसमें हमको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। जरा सा गौर फरमा लीजिएगा यहीं पे। अच्छा, ये जूल का उसमें प्रभाव है, ये तो आप सभी समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान देंगे कि यहां पे अगर हम I इक्वल टू वी बाय आर रख, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, तो I की जगह हम क्या रखें V बाय आर, तो आप कहिएगा V बटा आर का स्क्वायर गुरुजी इंटू आर इंटू टी। अब फिर कहिएगा V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आर इसको कैंसिल करेगा चेला, आप कहिएगा बिल्कुल, तो ये क्या हो गया V स्क्वायर बटा आर इंटू टी, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो ये चीज भी ध्यान में रख लेना चला। अब अगर यहां आर इक्वल टू वी बटा आई रखोगे तो मेरे मित्र वो भी संभव है। और आपके जो सर नए पैटर्न से एग्जाम हो रहे हैं 2022 के, अगर आप पैटर्न को देखोगे तो बहुत सारे सवाल फॉर्मूला के इस डेरिवेशन से पूछे गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको सर ये पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट है तो फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला आपको परेशान करेगा। और साथ ही मेरे मित्र, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने फिजिक्स फॉर्मूला के तीनों वीडियो को देखा है तो आपको फिजिक्स फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब मेरे मित्र, जब आप हमारे साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अब अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, और इसी सेशन के साथ आपका फिजिक्स फॉर्मूला का जो कंप्लीट वीडियो था वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जा रहा है। और साथ ही मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।